गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम जलमंडल का अध्ययन कर रहे थे वैसे, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जैसे ही कॉलेज आऊँगा तो आपको वापस से दोबारा जो चीज़ें हैं उनको सामने आकर के समझाऊँगा। बोर्ड पे जब तक आपके समझ में नहीं आएगी वो क्लासें आपको कुछ बोरिंग भी लगी होगी, यहाँ पर हम दोबारा से उन चीज़ों को समझते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था वातावरण। बीए फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी। और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि भौतिक भूगोल। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन तो पीडीएफ क्लासेज जो हमारी चल रही है उसमें कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको एक टॉपिक और पढ़ना है, कोपेन और थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल वो जो लवणता, सागरीय, उच्चावच वगैरह वो क्लासेज थी हमारी, उनको थोड़ा ब्रेक देते हैं हम और यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल। देखिए वातावरण हमने पढ़ लिया था, वायु राशियाँ पढ़ ली थी, अब हम वर्षा पढ़ेंगे। तो वर्षा के अंतर्गत हम वर्षा पढ़ेंगे एक तो, इसके अंदर ही हम वाष्पीकरण का अध्ययन करेंगे और इसी के अंतर्गत हम संघनन का अध्ययन करेंगे और इसी के अंतर्गत हम आर्द्रता का अध्ययन करेंगे। सारी चीज़ें अलग अलग है। वर्षा को अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है, प्रेसिपिटेशन। वाष्पीकरण को इवेपोरेशन के नाम से जाना जाता है। संघनन को कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। आर्द्रता को ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम तफ्तीश से पढ़ेंगे। ठीक है, तफसील करेंगे इनकी। तो तफसील करने से पहले आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि वर्षा कैसे होती है। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ वर्षा होने का, क्योंकि ये वाष्पीकरण, आर्द्रता, संघनन, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? वर्षा से। आखिरकार क्या होता है? वर्षा होती है और वर्षा होकर के चली जाती है, आखिरकार यही होना होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र में ये क्या है? जल राशि। अब ये जल राशि को आप समुद्र मान लीजिए, सागर मान लीजिए, नदी मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप मान लीजिए। इसी के पास ये एक हिम पर्वत है, यानी कि पर्वत है जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये मैदान है और मैदानों में ये कुछ क्या है? वनस्पति। क्या ये? वनस्पति। और ये शुष्क भूमि है इधर। ठीक है, बाकी कुछ भूमि है। अब प्रकृति में जो ऊर्जा का, तापमान का मुख्य स्रोत हम सभी जानते हैं क्या है? वो होता है सूर्य। इससे पूरी पृथ्वी पर तापमान प्राप्त किया जाता है, हासिल होता है। तो जब सूर्य चमकता है तो सूर्य चमकने के दौरान क्या होता है? उसका तापमान धरातल तक पहुंचता है। ठीक है, धरातल तक तापमान पहुंचने के कारण ये जल राशि जो है, इस जल राशि का पानी गर्म होता है। तो इसका पानी जब गर्म होता है तो पानी जब गर्म होता है तो तब उसमें वाष्प बनती है, जिसको भाप कहते हैं ना, भाप, उसी को वाष्प कहते हैं। इवेपोरेशन का निर्माण होता है। जब वाष्प बनती है तो वाष्प संवहन तरंगों के माध्यम से, कन्वेक्शनल करंट के थ्रू
कन्वेक्शन करंट के थ्रू वो ऊपर की तरफ जाती है। हमने जब वाताग्र पढ़ा था तब भी आपको बताया था, और उससे पहले वायु के संदर्भ में कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने, तब भी मैंने आपको बताया था कि गर्म वायु राशि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी वायु राशि हमेशा नीचे की तरफ आती है। गर्म वायु राशि चूँकि हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठती है, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाएगी, भारी चीज़ हमेशा नीचे। भारी चीज़ को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है, इसलिए जो हल्की चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो गर्म वायु राशि कैसी हो जाएगी? हल्की। तो जब समुद्र का जल गर्म होगा तो गर्म होने के बाद उसमें भाप बनेगी, और जब भाप बनेगी तो वो भाप जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो वो कन्वेक्शनल करंट कहलाएगी, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठेगी। जब संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठेगी तो यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? सूर्य के तापमान के कारण जब कोई जल राशि, या कह सकते हैं कि ठोस भी अभी देखेंगे हम हिम में यहाँ भी क्या होता है, देखिए सूरज का रोशनी पड़ रही है तो बर्फ़ है, या तो वो पिघल जाएगी, अगर पिघल नहीं पाई तो वो सीधे ही कहाँ चली जाएगी? वाष्प बन जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्फ़ डायरेक्टली वाष्प में परिवर्तित हो। बर्फ़ पहले पिघलता है, पिघल के पानी बनता है, पानी बनने के बाद जब और ज़्यादा तापमान हो जाता है उसका, तब भाप बन करके ऊपर उठता है। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है, जब कोई ठोस या द्रव सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है, इवोपरेशन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आ गई। चलिए, वाष्पीकरण होने के बाद ये सूर्य की किरणें आई, गर्म हुआ जल, गर्म होने के बाद यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हुआ वाष्पीकरण। क्या हुआ? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के कारण ये जल उठ करके ऊपर चला गया। अब ऊपर जाएगा कहाँ? ऊपर एक सीमित दायरा है, वहाँ तक जा सकता है। सीमित दायरे का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो वही सारी चीज़ें आपके आगे काम आएगी। मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये सारी चीज़ें 2-4 नोट करने वाली चीज़ें हैं, इनको आप याद रखेंगे तो पूरी एटमॉस्फेयर, पूरा वायुमंडल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ गए तो ऊपर की तरफ जाने पर क्या हुआ? ऊपर की तरफ जाने से ये हुआ कि तापमान की कमी हो गई। अब जब तापमान की कमी हो गई तो ये तो चूंकि गर्म गैसें थी, इसमें पानी की मात्रा थी, तो और ऊपर जाएगी ये, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर ये ऊपर जाना बंद होकर के ये धीरे धीरे इतनी ठंडी वहाँ हो जाएगी कि ये जमने लगेगी। तो जहाँ ऊपर जाकर के ये गैसें जमने लगती है तो ये किसका निर्माण कर देती है? बादलों का। और जब गैस या द्रव अपनी अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, उस कंडीशन को, उस स्थिति को संघनन के नाम से जाना जाता है। उस स्थिति को संघनन के नाम से जाना जाता है। संघनन किसी भी ठोस या द्रव पदार्थ के जमने को कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। बोलो, बात क्लियर है? बात के समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, इसको कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया भाई, कंडेंसेशन हो गया। जल राशि ऊपर उठी, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद बादलों का निर्माण हुआ, यानी कि संघनन की प्रक्रिया हुई। अब ये बादल बने, बादल बनने के बाद ये बादल जैसे ही इधर से उधर गति करते हैं तो इनमें घर्षण पैदा होता है। ये किसी पर्वत के सहारे टकराते हैं तो वहाँ पर ये पिघलना शुरू कर देते हैं, और पिघल करके ये बूंदों के रूप में, छोटे छोटे बर्फ़ के कणों के रूप में, बड़े बड़े बर्फ़ के कणों के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं।
इस ऊपर से नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही वर्षण कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। उसी वर्षण को अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जल राशि का यहाँ ये देखिए, ये पेड़ पौधे हैं, इनसे भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, इनसे भी वाष्पीकरण हुआ, जल राशि से भी वाष्पीकरण हुआ और हिम से भी वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण होने के फलस्वरूप बादलों का निर्माण हुआ, क्योंकि ऊपर संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद वापस ये ठोस द्रव के कणों के रूप में या बूंदों के रूप में ऊपर से जल नीचे गिरने लगा। इस प्रक्रिया को वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो आमतौर पर हम जानते हैं। वर्षा की बूंदें भी होती है, वर्षा ठोस बर्फ के कणों के रूप में भी होता है, जिसको हम ओले के नाम से जाना जाता है, ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं। ठीक है, आसपास के स्थानीय इलाकों में इसको कुछ भी बोलते हैं, कहीं गड़ा बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपनी स्थानीय नाम है। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, सबसे पहले सूर्य का तापमान यहाँ यानी कि धरातल पर पड़ा। धरातल पर पड़ने के बाद अब चूंकि जल राशि में जल होता है और स्थल मंडल में स्थल होता है, तो जल से वाष्प ज़्यादा निकलेगा या फिर स्थल से। स्थल में नमी की मात्रा कम होती है, जल में तो नमी ही नमी है। तो यहाँ से जल वाष्प के रूप में, हिम पर्वतों से वाष्प के रूप में, पेड़ पौधों से वाष्प के रूप में जल ऊपर की तरफ उड़ता है संवहन तरंगों के रूप में। उसको कहा जाता है, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण के फलस्वरूप ऊपर की तरफ जल चला जाता है, तब निर्माण होता है बादलों का। बादलों के निर्माण होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। एक होता है संतृप्त वायु, एक होता है औसांक बिंदु। आपने पढ़ा होगा संतृप्त वायु, तो उसको कहते हैं कि वायु की वह कंडीशन जब वो पूरी तरीके से तृप्त हो गई हो, ठंडी हो गई हो, उसमें और ज़्यादा अगर ठंडी बढ़ा दी जाए तो वो जमने लग जाएगी। इस कंडीशन को संतृप्त वायु बोलते हैं। और संतृप्त वायु, औसांक बिंदु किसको बोलते हैं? संतृप्त वायु का वह आखिरी छोर जहाँ पर बस जल बर्फ में तब्दील होने वाला हो, उस कंडीशन को औसांक बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से पहले वाली अवस्था औसांक बिंदु कहलाती है। 0 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा? बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को औसांक बिंदु के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। हो गया, सिंपल सा चित्र है, ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आपको दिखने में भी परेशानी हुई होगी इसमें, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम आर्द्रता को पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? अब हम आर्द्रता को पढ़ेंगे, आर्द्रता क्या होती है। ठीक है,
आर्द्रता को समझने की हम कोशिश करेंगे। भाई ऐसे मत करे भाई। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। देखिए आर्द्रता आप सभी जानते हो, आर्द्रता किसको बोलते हैं? नमी को बोलते हैं, ठीक है। तो धरातल का जब पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वहाँ नमी हो जाती है, उसी नमी को आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। इस आर्द्रता को मापने के यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। आर्द्रता का मापन जिससे किया जाता है उसको आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं, यानी कि उसको हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब इसमें प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष और निरपेक्ष में बहुत सिंपल सा मामला है। सापेक्ष का मतलब ये होता है किसी को सामने रख के तुलना करना, और निरपेक्ष का मतलब होता है किसी को भी सामने रख के वास्तविक स्थिति का ज्ञान करना। तो सापेक्षिक आर्द्रता, सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता को देख लेते हैं। निरपेक्ष, तो निरपेक्ष आर्द्रता का सिंपल सा क्या फॉर्मूला है कि वायुमंडल में मौजूद वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को, क्या, वायुमंडल में मौजूद वास्तविक आर्द्रता लिख लीजिए इसको, वायुमंडल में मौजूद वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। इसको हमेशा घन प्रति मीटर में दर्शाया जाता है, घन प्रति मीटर में दर्शाया जाता है। और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद वास्तविक आर्द्रता। देखिए वायुमंडल है, नमी कितनी है वायुमंडल के अंतर्गत? जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना होगी, क्योंकि नमी बनती है वाष्पीकरण के माध्यम से। वाष्पीकरण होगा तो आर्द्रता होगी, आर्द्रता होगी तो चिपचिपाहट। मालूम है ना आपको, गर्मियों में हम जो पृथ्वी में नमी होती है तो नमी होने, देखिए ऐसा अक्सर जो हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने वाली जो गर्मी होती है, उस गर्मी में हमको गर्मी कम और चिपचिपाहट और वैसा मौसम ज़्यादा लगता है। सड़ी गर्मी जिसको बोलते हैं ना, पसीना पसीना पसीना, ना तो धूप से हमको परेशानी होती है और ना बारिश से हमको परेशानी होती है। परेशानी होती है तो हमको खुद से होती है, जो पसीना निकलता है। तो पसीना भी क्या है? एक आर्द्रता है। होता क्या है कि उन दिनों में पृथ्वी के अंदर पानी की मात्रा होती है। पृथ्वी, चूँकि बारिश हुई होती है 1-2 महीने पहले, तो पृथ्वी के अंदर नमी होती है, तो नमी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो पृथ्वी नमी को छोड़ती है, जिसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब जब नमी को छोड़ती है तो वायुमंडल में यही रह जाती है वो। तो इस वजह से हमको वो भपका जो उसके जो बोलते हैं, भाप ही होती है एक तरह से, वाष्प निकलती है ज़मीन के अंदर से, वो हमको महसूस होती है। तो हमारे अंदर की जो भाप है वो भी निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वायुमंडल के अंतर्गत जो वास्तविक आर्द्रता है, उस वास्तविक आर्द्रता को ही निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। इसको घन प्रति मीटर के अंदर दर्शाया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? इसमें सापेक्ष आर्द्रता होता है वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता। किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर लिखेंगे इसमें, किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और वास्तविक आर्द्रता के अनुपात। वास्तविक आर्द्रता और वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता किसी निश्चित तापमान पर अगर हो
तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से, सापेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। संतृप्त वायु आपको समझ में आ गया होगा, जिस बिंदु पर, जिस स्थिति में वायु में जो नमी ग्रहण करने की मात्रा खत्म हो जाए तो उसको संतृप्त वायु कहते हैं। और जिस बिंदु पर वायु बर्फ में तब्दील होने लग जाए, जमने लग जाए, उसको औशांक बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल बातें हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्षिक आर्द्रता। हमने आज वर्षा के वाष्पीकरण और जल वाष्प और वाष्पीकरण, जल वाष्प संघनन और वर्षण तीनों प्रक्रियाओं को समझा है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने आपको PDF के माध्यम से इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो ये चक्र चलता है, देखिए यहाँ से वाष्प बनी, ऊपर उठी, बादल बने और बादलों से वापस वर्षा हुई। इसको, इस पूरे चक्र को जल चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? जल चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपके कोई भैया भाई B.Ed में हो तो ये अच्छा टॉपिक है पढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है पढ़ाने के लिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपके सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।